हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू वन मोर स्पेशल वीडियो स्पेशल हम लोगों का क्लास जिसमें कि हम लोग एक बार हम फिर से मैं अपने सभी सुपर 50 बच्चों के साथ हूं। और ये वो सारे बच्चे हैं जो कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं इस बार की हमको बढ़िया से करना है और अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं। हिम्मत देखकर मुझे भी काफी एनर्जी आ रही है। तो आज एक बार फिर से हम लोग करने वाले हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस। और एडवांस में अभी हम बच्चों से सबसे मैं बात भी कर रहा था कि आफ्टर फ्यू डेज, एक दो दिन बाद हम लोग पूरा जो है थ्योरी रिवीजन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब साथ मिलकर बैठ के रिवीजन करने में बहुत क्लियरली हो जाएगा, ताकि आपको सेपरेट टाइम ना देना पड़े। ऐसा है भी नहीं कि आप लोग 10 दोस्त एक जगह हैं, वो भी संभव नहीं है। तो पूरी थ्योरी हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे और एमसीक्यूज की पूरी टेस्ट लगाएंगे चैनल पे। तो वो सब भी प्रैक्टिस होते रहेगा और मेन जो है फाइनल रिवीजन की हर सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो जाए हमारा जल्दी जल्दी में, वो हम लोग कर लेंगे। तो सब लोग मिलके करेंगे। कोई टॉपिक होगा उस पर जिसको जिसको बोलना होगा बोलेंगे, सब छूटेगा फिर मैं बोलूंगा, ऐसा। कोई टॉपिक ऐड करना होगा जिसको भी जो पॉइंट ऐड करना होगा। तो फिलहाल तो एक दो दिन अभी हमारा हिंदी का है, इसको बढ़िया से कंप्लीट करिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। तो शुरुआत करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है स्क्रीन पर, सभी बच्चे का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग देर ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में हम लेकर आ गए हैं। एवरीबॉडी सी द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भाषा कक्षा में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी होती है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कब होती है सिर्फ और सिर्फ सजावटी? सब लोग बताइए कि कब हम बोलेंगे कि सिर्फ सजावटी है वो। जब प्रदर्शित सामग्री बहुत सुंदर हो। तो बहुत सुंदर है तो सिर्फ सजावटी नहीं बोलेंगे, बहुत सुंदर चीजें काम की भी होती है कई बार। प्रतिदिन बच्चे उससे आते जाते देखते हो और आगे भी देखते हैं। सामग्री विषय वस्तु से संबंधित ना हो। ओके। ओके। जब उस सामग्री का पढ़ने लिखने या सीखने में कोई उपयोग ना हो। हाँ, ये सी भी ठीक है, लेकिन डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखिए, सामग्री विषय वस्तु से संबंधित ना हो, ये भी पॉइंट ठीक है, लेकिन सजावटी का जो मेन मकसद है वो है कि हम डेकोरेशन दिखा रहे हैं किसी चीजों का। तो उसका हमारा पढ़ने लिखने या सीखने में कोई उपयोग नहीं है, वो बस देखने की चीजें हैं। ठीक है। एक और चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा। सी एक केस में नहीं होगा। कब? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम पढ़ने लिखने या सीखने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन विषय वस्तु से संबंधित रहता है। बहुत चीजें ऐसे, जैसे सिलेबस को कैसे भी करके कहीं लगा दिया गया। अब जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो, या कहीं पर क्लास कर रहे, प्ले स्कूल की बात कर लेते, एग्जाम छोड़ दीजिए, प्ले स्कूल की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें बच्चों के दीवालों पे रहती है। कुछ कलर रहता है, कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई रहती है। सीधा आपका सब्जेक्ट नहीं है वो, लेकिन कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो उस समय तो वो हो जाएगा। लेकिन ये बेस्ट आंसर है कि उस सामग्री का पढ़ने लिखने या सीखने में उपयोग कोई उपयोग ना हो। ठीक है। तो अगर पढ़ने लिखने सीखने में कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है, तभी वो सजावटी है ना। मतलब घर में भी नहीं होता है कोई चीज, जैसे कि मुझे, आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे एक बैट मिला है आईपीएल से, है ना, मैन ऑफ द मैच के शाइन का बैट मिला है। तो अब वो क्या है, उस बैट से हम खेलते नहीं है। वो क्या सजावटी है, बैट वो, लेकिन उससे हम खेलते नहीं। ऐसे ही आपके घर में भी बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, जो आप लोग किचन में बहुत सारे बर्तन रखे होंगे एकदम। कुछ बर्तन ऐसे ही होंगे जिसमें खाना नहीं देते होंगे किसी को, वो बस दिखने के लिए हमारे घर में इतने स्टैंडर्ड के बर्तन है। रहता होगा सबके घर। या कोई कप रहता होगा, उस कप में चाय नहीं पीते हैं। बड़ा वाला जो कप आता है 100 150 में, जो स्टाइल वाला आता है, उसको लगा देते हैं कहीं पे, वो अपना फोटो लगा रहता है उसमें, बर्थडे में गिफ्ट मिला रहता है। सो दीज आर द डेकोरेटिव आइटम्स। उसको हम यूज नहीं करते हैं, उसको हम सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखते हैं। हर घर में ऐसा होता है, हमारे भी घर में होता है। तो वो डेकोरेटिव आइटम्स में होता है। तभी हम उसको सजावटी बोल देते हैं, जब उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो वे विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है नहीं है, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका हम उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, इतना तो फिक्स है ना कि उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दैट इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। चौमस्की के अनुसार बच्चे के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? है ना, हिंदी भाषा की कक्षा में क्या करना चाहिए? बच्चे को व्याख्या द्वारा समझाना चाहिए हिंदी की भाषा में, आपको क्या लगता है? या व्याकरणिक नियमों पर बल दिया जाना चाहिए ताकि भाषा में दक्षता प्राप्त हो? या निरंतर मूल्यांकन कर उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए? या भिन्न भिन्न भाषा उपयोग प्रयोगों का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए?
सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो हमको एक टीचर के रूप में क्या करना चाहिए? तो एक टीचर के रूप में डी बेस्ट आंसर है। कोई बता सकते हैं क्यों भाषा प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए? इससे क्या होगा? प्रयोग, जैसे अभी मैं आपको प्रयोग का मौका दे रहा हूँ, तो बताइए कौन इसमें बताना चाहते हैं? नेहा, तुरंत यस लिख दिया करिए जब लोग, तो समय की बर्बादी नहीं होगी। बताइए नेहा, अगर प्रयोग का अवसर देंगे, इससे कैसे अच्छे से आप सीख पाएंगे? जी सर, हम बच्चों को जितना ज़्यादा अवसर देंगे, बच्चे उतने अच्छे तरीके से सीखेगा और अपने विचारों को एक-दूसरे को समझाने का प्रयास करेगा। जी, ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चा एक ही प्रकार से सोचेगा। सभी जी, बच्चों के अपने-अपने सोचने का स्तर है कि कौन किस प्रकार से सोच रहा है। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी। देखिए, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अलग-अलग भाषा का प्रयोग का हम, जैसे अब अभी मैं आप बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, फिर कोई और बोल रहा है। तो ये सब लोग, जब हम लोग लगातार बोलते हैं, तो हम उसको और एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जन्मजात होती है। है तो सबके पास, आपके भी पास है, मेरे भी पास है, सबके पास है। अब इसको हम कैसे प्रयोग में ला रहे हैं? अभी मैं इतना बोलता हूँ, दिन भर बोलते रहता हूँ। बहुत लोग होंगे जो मेरे ही ऐज के होंगे, वो दिन में 1 लाइन भी नहीं बोलना पसंद करेंगे। तो ये सब प्रयोग पे डिपेंड करता है। मैंने प्रयोग किया है, या मैं ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी है। तो ये निश्चित रूप से हमें प्रयोग का मौका देना चाहिए, ताकि बच्चे अवसर लेंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएँगे। निम्नलिखित में से आपके अनुसार क्या एक सीखने में मुश्किलें पैदा नहीं करती? सीखने में क्या मुश्किलें पैदा नहीं करती है? बताइए। छात्र को ध्वनि के नियम सिखाकर उन पर अमल करवाया जाए। त्रुटियाँ होने पर छात्र को दंड दिया जाए। अच्छा, मुश्किलें पैदा नहीं करेंगे। बच्चे को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। देखिए, आप खुद ही सोचिए कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाने से क्या होगा, कोई बता पाएँगे मुझे? कि मुश्किलें तो नहीं ही पैदा होगी, लेकिन अच्छा क्या होगा? एनीबॉडी? संगीता पाल, बताइए तो संगीता, पूर्व ज्ञान से जोड़ के यस पढ़ाने से सर। क्या? हुँ, यस सर, जब हम बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे तो उसको लगेगा कि ये तो मैंने पहले भी देखा है। जैसे हाँ, बच्चे को हमें जल प्रकरण पढ़ाना है, तो बच्चे को नहीं पता है कि क्या होता है, तो हम उसको, वो बच्चा कहेगा कि जल तो मेरे घर में टंकी से आता है। तो जी, हम उस बच्चे को टंकी से, कि हाँ जो आप वो कह रहे हैं ना वही जल प्रकरण है, उससे जोड़कर पढ़ाएंगे तो वो आसानी से सीख जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको पहले से पता है, वहाँ से जोड़ के अगर मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत रिलेट होता है, आपको मज़ा भी आता है, प्रेरित भी होते हैं, रुचि से भी जुड़ता है कि अच्छा हाँ, ये ऐसा है ना? कोई भी एग्ज़ाम्पल्स ऐसे आपको दिए जाते हैं तो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बोलने का भी अवसर, पूर्व ज्ञान हुआ और बोलने का भी अवसर, अभी आप लोग को बोलने का अवसर, अभिव्यक्ति का अवसर मिल रहा है, तो वो और बढ़िया। ये बात बिल्कुल सही है। तो कहीं न कहीं अब इन सभी चीज़ों से बच्चा और अच्छे से सीखेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि जब हम बोलने लगते हैं, तो मैं ये वीडियो वाला स्क्रीन क्यों ले आता हूँ, स्क्रीन क्यों हटा देता हूँ? उसका 2 कारण है। पहला कारण ये है कि जो भी जब आप बोलते हैं, तो ये बहुत ज्वलंत लगता है, रियल लगता है कि हाँ, बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आपकी अमूर्त सोच का भी मुझे पता चलता है कि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा तो ठीक से पढ़ा के नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बार-बार स्क्रीन का डिमांड करेंगे, स्क्रीन लाइए सर। या आप सोचेंगे, अगर आप एक टीचर हैं, टीचर क्या करता है, बच्चे के सामने एक बार गया, बात किया, अब उसको बताएगा, वो बार-बार, आप समझ रहे हैं ना, ये टीचर का क्वालिटी होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा, समझा और अब आप उसपे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को उसी टाइम समझ गए थे जिस समय पढ़ा था। तो ये भी गुण आपका बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर भी, मुझे भी कई बार देखना पड़ता है, लेकिन ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसलिए भी मैं हटा देता हूँ। तो जब फ़ायदा हो रहा है तो हर तरह का फ़ायदा ले ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति के समय अ, होने वाली त्रुटियों पर बार-बार टोकने से क्या होता है? बताइए। क्या होता है जब हम बार-बार टोकते हैं तो क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति आप बोल रहे हैं, उसमें बार-बार टोकेंगे तो क्या होगा उससे? जल्दी सीख जाएगा, अपनी त्रुटियों को सुधार लेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, या वो धीरे-धीरे खामोश हो जाएगा और अपने विचार को व्यक्त नहीं करेगा, है ना? डी आंसर क्यों करेक्ट है? बहुत अच्छा आंसर है एक्सप्लेन करने के लिए, कौन बताएँगे? धनुष? अब देखिए, आपने हिंदी में नाम लिख दिया धनुष, अब मुझे आपका इसमें मिलेगा नहीं। एनीबॉडी एल्स? प्रीति? प्रीति। इंग्लिश में लिख दीजिएगा धनुष बाद में। बताइए प्रीति। जी, हेलो, जी, सुपर फास्ट। हेलो।
प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर यहाँ पे है कि बच्चा मतलब जैसे स्क्रीन एक बार लाइए। हाँ, सॉरी मतलब ये है कि वो धीरे-धीरे खामोश हो जाएगा और अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, अगर हम उनको बार-बार टोकेंगे तो। क्यों? हम उनको बार बार टोकते हैं, अगर उनकी बातों को मतलब जो भी वो बोलना चाहते हैं उनको नहीं बोलने देते हैं, तो वो धीरे धीरे उसका सेल्फ जो है अपना वो सेल्फ कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस। वो सोचे हुँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। वो सोचेगा जो भी मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ तो हुँ। गलत ही होता है, तो वो धीरे धीरे हाँ, डरने लगेगा और वाह! बोलने से पहले वो अपने आप को सोचेगा बोलूं या ना बोलूं। उसको आता बिल्कुल। भी है तो सोचेगा कि नहीं शायद गलत हो या जी। जो उसके बाद अगर कोई दूसरा बोला अरे ये यही मैं सोच रहा था, हुँ, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि नहीं शायद मेरा गलत है। एकदम सही बात। इसलिए हमें बहुत प्रैक्टिकल उत्तर आपने दिया है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है ना? और अगर आपको आप अगर अभी बोलना शुरू करेंगे, मैं बोलूँगा अरे मैं तो मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप बोलना शुरू करेंगे, मैं बीच-बीच में टोक रहा हूँ, अरे नहीं यहाँ ये नहीं था, अरे ये नहीं, अरे ये नहीं, अरे ये नहीं। तो धीरे-धीरे आपको लगेगा कि शायद मैं मुझे सही से नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन एक और बड़ी अच्छी बात आपने कही, कोई और बोलेगा ना, आपको लगेगा अरे मैं भी तो यही बोल रहा था, मैं भी तो यही बोल रही थी, मैंने तो गलत नहीं बोला, ठीक ही था, कुछ गलत था क्या? ऐसे धीरे-धीरे आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है कई बार। तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। जब भी बच्चा बोल रहा है उसको सुनिए और उसको एटलीस्ट एप्रिशिएट। आपने एक चीज़ देखा होगा कि आप जो भी बोलते हैं, मैं उस टाइम पर कोई आपको नेगेटिव रिएक्शन नहीं देता हूँ। मैं बस बोलता हूँ कि आपको ये सुधार करना है। कभी आपने देखा है कि बोलते हुए मैं पूरा एकदम अरे नहीं रे अरे! मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। बहुत टीचर को मैंने देखा है कि बच्चे बोल रहे हैं ना, उसी टाइम पर उसको आप समझ रहे हैं? आप कोई और टॉपिक पे बोलने लगे, मैं आपको बहुत पोलाइटली समझाऊँगा कि आप गलत टॉपिक पे जा रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं पहले एनालिसिस करूँगा, 1-2 क्लास देखूँगा, फिर बोलूँगा। ये तुरंत जो कर देते हैं ना, ये बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाता है। क्योंकि बच्चा जब बोल रहा होता है ना, तो आपसे बहुत आशा रखता है। सबसे बड़ी बात है कि वो बोल रहा है। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती है। और गलती किससे नहीं होती है? बोलते-बोलते मैं पूरे क्लास में कितनी गलतियाँ करता होऊँगा या मेरे से ज़्यादा जो नॉलेज वाले होंगे वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा भाई आपका सेंटेंस ठीक नहीं है या उसको और बहुत कुछ जीवन में सुधारा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आज जो कर रहे हैं वो उसका कोई महत्व नहीं है। वो सबसे बड़ा महत्व ये है कि आप हैं, है ना? आप ही लोग हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आप लोग यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए बच्चे को एप्रिशिएट करिए। फिर धीरे-धीरे बच्चे जो भी आगे कर रहे हैं, तो टोक-टोका ज़्यादा नहीं करना चाहिए बच्चे को, उनको पूरा मौका देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। धनुष आप अपने दोस्त को बोलिए थोड़ा-सा साइड में रहे, आपको पढ़ने दे, है ना? पूरे क्लास के दौरान आपका ध्यान भटका हुआ है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक छात्र हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलता है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? क्या करिएगा बताइए? उसको बताएँगे कि हैंडपंप को चापाकल भी बोलते हैं। धनुष, आप चलिए, आप रेजेंट आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये करिए। क्या कहते हैं? कहाँ गया इसका हिंदी में नाम भी तो नहीं मिलता है भाई साहब। हाँ, मिल गया। बताइए, क्यों बोलेंगे उसको कि हैंडपंप को चापाकल भी बोलते हैं? क्योंकि सर जी अपनी घर पे सर जी हमेशा चापाकल को हैंडपंप से भी बुलाते होगा, इसीलिए सर जी उसको हाँ, बहुभाषिकता के अंतर्गत सब अलग अलग रहता है ना भाषा, एक्सीलेंट। इसलिए हम लोग यहाँ चापाकल को कल बोलते हैं। कल इसी बोलते प्रकार हैं। से सब भाषा का हाँ, अलग अलग रहता है। तो इसको तो हम गलत नहीं मानेंगे। नहीं सर, गलत नहीं माने, बहुभाषक संसाधन के रूप में मानेंगे सर। हाँ, उसको ये नहीं बोलेंगे कि अरे ये एक ऑप्शन है कि चापाकल अच्छा शब्द नहीं है, ये क्या तुम देहाती जैसे बात कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलेंगे। नहीं सर, नहीं दंड भी नहीं देंगे, उसको ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करोगे, उसको हम बोलेंगे नहीं। कि ये सभी को बताएँगे कि हैंडपंप को चापाकल भी बोलते हैं। राइट? यस सर। जी, ये बहुत अच्छी बात है देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और ये हम सब लोग को एज़ अ टीचर होना चाहिए। कई बार आप देखिएगा कि एक टीचर ही इतना ज़्यादा स्टाइल मारते हैं, स्टाइल मारते मतलब उनका कुछ ऐसा एडवांस वाला वर्ड ले लिया, ऐसा यूट्यूब पे भी आजकल बड़े ऐसे टीचर आ गए हैं, है ना? टेडी बियर टाइप से, वो खुद ही इतना स्टाइल मारते हैं कि बच्चे भी उनको ये है मतलब अगर कोई बच्चा एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ बोल दिया, लोग हँस देंगे। अरे ये वर्ड बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। आप कोई भी वर्ड का अपना एक महत्व है ना? हर चीज़ हम भारत एक बहुत परंपरा बहुत सारे ट्रेडिशन यहाँ पे, बहुत सांस्कृतिक है, बहुभाषिक है। तो हर चीज़ एक्जिस्ट करती है तब तो है ना? मैं अगर कोई बात कोई वर्ड बोलता हूँ, है ना? जैसे आज यूट्यूब पे पढ़ाते-पढ़ाते मैं एक वर्ड बोल दिया था थेत्थर, है ना? जो मतलब बात 10 बार बोलने पे भी नहीं समझे उसको हमारे तरफ बोलते हैं थेत्थर। अब वो वर्ड है तभी तो मैंने बोला ना, अब उसको लेके आप मेरे पे हँसिएगा, अरे ये आदमी तो ये वर्ड बोल दिया, नहीं।
वो बहुसंस्कृति का हिस्सा है, वो जीवन में आई है, तो मैं अभी अपने मन से तो बना के नहीं बोल रहा हूँ, दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। तो कभी भी बच्चे को इवन जब वो तो हैंडपंप को तो चापाकल ऐसे भी बोलते हैं, तो वो एक उसी का पर्यायवाची शब्द है, तो हम बताएंगे कि पर्यायवाची शब्द है, तो कोई बोला तो कुछ बुरा नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा अधिगम के दौरान जो त्रुटियां करते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमको बताइए सब लोग। जो त्रुटियां बच्चे करते हैं प्राथमिक स्तर पर, उनको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए या जल्दी निवारण किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, समय के साथ दूर हो जाती है, उसी पे भी हम लोग बात कर रहे थे, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, इसको हम कभी भी गलत नहीं मानते, है ना। कोई भी चीज अगर आप गलती करते हैं तो आप कर रहे हैं इसलिए गलती करते हैं, ये चीज मैं आप लोग को मतलब अपने तरफ से भी ये बात बताना चाहता हूँ, है ना। आपने कुछ अटेम्प्ट किया तभी गलती किया, अटेम्प्ट नहीं करते तो गलती नहीं होती। अटेम्प्ट किया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने अटेम्प्ट किया है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवन मेरे क्लास में भी आप कुछ पूछोगे तो 2 मिनट के लिए मूर्ख बनोगे, और नहीं पूछोगे तो जीवन भर के लिए मूर्ख बनोगे। तो गलती किया है तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि किया है तो गलती किया। मैं भी पहले बहुत हेजिटेट होता था कि अरे यार मैं ना इस उम्र में ये नहीं कर पाया, अब लोगों को क्या लगेगा, है ना। जैसे कि मुझे बचपन में बहुत लगता था कि मैं बाइक नहीं सीख पा रहा हूँ, 10th में चला गया था मैं तब बाइक सीखा था, मेरे दोस्त लोग 8th में सीखे, अब कैसे सबके सामने सीखूं, शर्म आती है। अरे 10th में नहीं सीखेंगे फिर तो और लेट होगा, है ना। अब पढ़ नहीं आ पाते हैं, मान लीजिए कि अभी आपको कोई चीज नहीं पता है, बहुत बेसिक सी चीज है आपको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो नहीं पता है। अब ये आप लज्जा में रहिएगा कि अरे यार हमको तो नहीं पता है, सबको तो पता है, तो फिर तो वो और कुछ दिन नहीं पता रहेगा ना, या हो सकता है कि वो नहीं ही पता रहे, तो उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। तो यही है कि हमको प्रयत्न आज से ही करना है, कुछ भी नहीं है तो आज से प्रयत्न करना है। अब वो मेरी उम्र क्या है, मैं क्या समय पे हूँ, किस पोजीशन में, कम से कम जैसे कि लोग ना अभी हमारे तरफ बड़ा आजकल लोग जमीन खरीदने का होता है, तो लोग बोलते हैं क्या कि अरे रेट बहुत बढ़ गया है, तो मैं वही बात बोलता हूँ। अभी आप बोलते हैं ना कि 2 साल पहले क्या रेट था, ठीक 2 साल पहले वही बात, 2 साल बाद वही बात बोलेगा कि अरे देखो 2022 में क्या रेट था, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो उस समय पर प्रयत्न करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं करेंगे तो आगे और मेहनत करना पड़ेगा। तो प्रयत्न और त्रुटि ये तो पार्ट है, जो प्रयत्न करेगा ही नहीं उससे त्रुटि होगी ही नहीं, गलती होगी ही नहीं, ये स्वाभाविक हिस्सा है, थांडाइक ने भी बोला है। और ये जिंदगी का मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है समझना कि जो प्रयत्न है और जो त्रुटि है ये होगा ही होगा, नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। चलिए, आप प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा के एक छात्र किशन को जब भी उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। अभी एक हकलाने का पहली बात तो बहुत कारण हो सकता है ना। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोला था, याद होगा आपको, कि तुरंत हम बच्चे को जज नहीं कर देंगे कि बहरा है, अंधा है, या कोई भी चीज उसका गला का नस टूट गया है इतना हम तुरंत जज नहीं कर देंगे कि पढ़ने में कमजोर है ना, ताकि मतलब उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। किशन की आदत नहीं, अपने विचार को प्रकट नहीं कर पा रहा, ये सबसे हल्का उत्तर, हल्का मतलब ऑप्टिमिस्टिक उत्तर है। जैसे कि आपको एक बार मैंने बोला था कि मैं जब मलेशिया में रहता था ना, वहां पर ऑफिस में, जैसे यहाँ पर लोग को आज ऑफिस नहीं जाने का मन है ना, अभी वाइफ बोल देगा कि अरे आप छोड़ दीजिए ना, तो ऑफिस फोन करके बोलेगा बॉस को, बॉस तबीयत बहुत खराब है, बस उठ नहीं पा रहे हैं, तो बोल के छुट्टी ले लेगा। तो बॉस भी बोलेगा चलो ठीक है तबीयत खराब है, तो बोल के ले लेगा, वो भी छुट्टी दे देगा। अच्छा, ये बात बॉस को भी पता है कि ये जो है झूठ बोल रहा है, इसको भी पता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन यही काम चलता है। लेकिन मैं मलेशिया में था जब, तो वहां पे मैं देखता था कि अगर एक दिन मैंने वहां पे ऐसा किया, मतलब वहां मेरा ऐसा शादी तो हुआ नहीं था, ऐसे मन मन किया नहीं जाने का, है ना, कहीं घूमने जाना था हमको, तो हम ना बोले क्या कि मतलब मेरी तबीयत खराब है, हम इसको ऑफिस नहीं आएंगे। तो वहाँ पे एक मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता था, तो वो भी मैंने बनवा लिया, दे दिया। अब उस दिन मुझे करीबन ऑफिस से लगातार मेरे हाल चाल पूछने के लिए फोन आते रहे, सब लोग इतना ऑप्टिमिस्टिक थे कि नहीं नहीं दीपक की तबीयत खराब हो गई है, दीपक तो अपने कंट्री में है भी नहीं है, इसके साथ तो कोई फैमिली वाले भी नहीं है, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, पूरा एकदम सब तत्पर हो गया है। दीपक तुमको क्या मदद चाहिए बताओ, दीपक तुमको कोई मेडिसिन चाहिए, तुमको कुछ है, तुमको यहाँ पे कोई नहीं है, एनी टाइम कुछ हो। अब सब लोग इतना मुझे फील कराती है कि मुझे इतना खराब लग रहा था खुद में। तो ये होता है ऑप्टिमिस्टिक सोच, कि किसी के बारे में भी ना तुरंत लोग गलत नहीं सोचना चाहिए। अभी किशन अगर उत्तर नहीं दे रहा है तो अरे उसका ये, उसका वो है, उसका ये प्रॉब्लम होगा, नहीं, नेगेटिव उसके बारे में नहीं सोचना है। हम सोच रहे हैं कि वो हेजिटेट हो रहा होगा बस,
तुरंत हम ये नहीं सोच लेंगे कि उसका गले खराब है, उसको बुद्धि नहीं है। समझ रहे हैं ना? कोई भी अगर कोई कारण है तो उसका सबसे ऑप्टिमिस्टिक वे हम सबसे पहले सोचेंगे कि वो बड़े समूह में विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा है ना? अभी जैसे कोई नहीं बोल पाएगा, तो हम ये थोड़े बोलेंगे ये मंदबुद्धि है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना चाहिए कि ऐसे अभी वो बहुत लोगों के बीच विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा, दैट्स इट। है ना? तुरंत उसका उसको मतलब नहीं होता, बहुत घाकुर नहीं बनाएँगे। ये मतलब घाकुर मतलब ये बहुत ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं उसको जी मन ग्रंथ बच्चा जो एकदम मन में है, कुछ सोचता है, कुछ करता है, कुछ टोन कुछ मारता है, वैसा नहीं। मतलब उतना डीप लेवल पे किसी को जज नहीं करेंगे डायरेक्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर संप्रेषण का माध्यम निम्नलिखित में से क्या-क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन का माध्यम। प्राइमरी लेवल पर सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा, दैट्स इट। प्राथमिक लेवल पर सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा। हिंदी नहीं लगाएँगे क्योंकि हो सकता है कि आपकी मातृभाषा कुछ और हो, है ना? तो इसलिए बहुत लोग हिंदी लगा देते हैं। हिंदी या इंग्लिश कुछ नहीं लगाएँगे, आपकी मातृभाषा जो भी है प्राथमिक लेवल पर वो से कम पढ़ाएँगे हम। उपचारात्मक कार्य को संपन्न कराना चाहिए। कब? प्रत्येक इकाई की उपचारात्मक कार्य क्या है पहले तो आप ये बताइए मुझे? उपचारात्मक कार्य क्या है? कौन बताएगा? अभिषेक, है ना? बताइए। हेलो, जी, उपचारात्मक गुड कार्य मॉर्निंग क्या सर। होता है? जी, बताइए। सर, उपचारात्मक कार्य वो होता है जिसमें हम बच्चों का जो है जो समस्या रहता है, जो उसको पढ़ रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं समझ में आ रही है, उसी का निदान करना। ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि सर जो कमी रह गई है उसको हुँ, हम सुधार सके और उसको उसके ज्ञान को आगे बढ़ा सके। ठीक है। प्रत्येक इकाई की समाप्ति पे क्यों करेंगे? प्रत्येक इकाई के समाप्ति पर इसलिए करेंगे कि ताकि पता चले कि उसमें क्या बच्चे को कमी रह गई और क्या उन्हें नहीं समझ में आया, तो तो वो 1 इकाई महीना के पे समाप्त होने पे 1 महीना या 3 महीना या 4 महीना पे या वर्ष में 4 बार जो है वो काहे नहीं करेंगे? वो इसलिए सर नहीं करेंगे कि ज्यादा टाइम हो जाने के बाद जो है बच्चे का हो सकता है वो कॉन्सेप्ट जो है मिस हो जाए। ज्यादा अच्छा, अत्यधिक दिन के बाद वो अगर चीज ओके, करने के बाद ओके, वो ओके। बच्चे हुँ, के ध्यान से उतर सकता है। ठीक है। उपचारात्मक कार्य को आपने बहुत बढ़िया डिफाइन किया कि कोई भी बच्चे की कमी है तो उसका निदान करके हम उपचार करेंगे। लेकिन आपके बाद वाले पॉइंट में मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि क्यों ये हर बार क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि हम इकाई की समाप्ति की ही प बात करेंगे, क्योंकि इकाई किस आधार पर बनाया जाता है। जैसे कि एक तरह का टॉपिक है तो एक इकाई में दिया गया। केवी का नया सिलेबस देखा होगा आपने, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप का। तो उसमें 5 सेक्शन बना दिया गया, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है? अब मेरे जैसा होशियार आदमी उसमें भी मैंने सेक्शन बना दिया, अब जो बुक आ रही है तो A.1 A.2 अब बी को B.1 से लेके B.5 तक करना पड़ा, क्यों? ताकि एक तरह की चीजें एक जगह पे रहे और उसका एक तरह का टेस्ट भी होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक एजुकेशन एक टॉपिक है, लीडरशिप एक टॉपिक है। तो एजुकेशन की टॉपिक जब हमने पूरी पढ़ी तो वो टेस्ट उस बिहाफ पे होगी। अब लीडरशिप की टॉपिक जब हम पूरा पढ़ेंगे तो उसकी टेस्ट उस बिहाफ पे होगी। तो इकाई की समाप्ति के बाद इसलिए करते हैं क्योंकि एक इकाई जब होती है तो शुरुआत होती है वो उसकी पूरी अवधारणा से और खत्म होती है उसके सारांश पे। तो एक पूरा चीज हमारा पढ़ने के बाद हम वहां पर उसको जो है समराइज कर लेते हैं, तो हमारा वो पूरा ए टू जेड चीज हो जाता है। आधे में अगर कर लेंगे तो हो सकता है कुछ चीज छुटा रहे, अच्छे से समराइज नहीं हो पाएगी। और अगर क्योंकि कमी का भी पता, क्योंकि अभी आपको कोई चीज डाउट हुआ, हो सकता है मैंने पढ़ाया ही ना हो। और इसलिए वर्ष में 1 बार 4 बार हम ये कैसे नोट कर सकते हैं? क्योंकि जब मेरा चैप्टर खत्म होगा तभी ना हम बोलेंगे कि हाँ ये चैप्टर खत्म हुआ। उससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता है ना? बाकी एनुअल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम सब तो होते ही रहते हैं, उस हिसाब से हम सिलेबस रखते हैं। लेकिन उपचार करने के लिए हमको तभी होगा, जैसे ये चैप्टर पढ़ाया, अब बोलेंगे कोई कंफ्यूजन, तो तब आपका कंफ्यूजन मान्य होगा। बीच में ही बोल देंगे तो नहीं मान्य होगा, या बहुत बाद में बोलेंगे तब तक में दूसरा शुरू हो गया रहेगा। तो इसलिए वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है कि हम उसके जस्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य कारण है? श्रव्य दृश्य साधन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, बताइए सब लोग।
इसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावी रूप से बनाया जाता है, मूल चिंतन का विकास होता है, नया सीखने को मिलता है। शिक्षण का मात्र दूसरा तरीका है। मात्र दूसरा तरीका तो नहीं हुआ, लेकिन सी और बी को भी हम गलत नहीं बोल रहे हैं। तो मूर्त का भी विकास होता है, नया भी सीखने को मिलता है, लेकिन सबसे बढ़िया ए ऑप्शन होगा। देखिए अभी के जमाने में आप देखते होंगे कि ये सारे जो यूट्यूबर्स लोग भी हैं, है ना, सब लोग पहले स्क्रीन शेयर में पढ़ाते हैं, आप उनका चेहरा नहीं देखते हैं। मेरे साथ वैसा ही हुआ था आज से 5 साल पहले। फिर वो अपना जो है वो ओबीएस पे पढ़ाएंगे, वो आपको साइड में नीचे में फोटो आएगा। फिर वो अपना प्रोजेक्टर खरीद लेते हैं यूट्यूब से कमा कमा के, फिर वो उसको पूरा शरीर आप उनको देखते हैं, पूरा देखते हैं, बोलते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं। ये सब चीज क्यों करते हैं लोग? क्यों नहीं वैसे ही पढ़ाते रह जाते हैं? क्योंकि ये सब जो टेक्नोलॉजी है, ये सब पढ़ाई में आकर्षण ला देती है, पढ़ाई में आपका फोकस बन जाएगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो भी यूज हम लोग करते हैं ना, श्रव्य दृश्य, सिर्फ सुनना, जो पहले होता था मचान पे रेडियो चलता था, न्यूज आता था वो, और अब टीवी आ गया कि सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो उसी प्रकार से पढ़ाई में भी जब ये दोनों ही चीज होती है ना, तो आपको चीजें बहुत ज्वलंत लगती है ना। अभी आप मेरा फेस देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा अटेंशन कर पाएंगे उस वजह से, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, है ना। नहीं देख पाएंगे तो वो एक कॉन्शियसनेस चला जाता है धीरे धीरे। आप भी अभी जिनका वीडियो ऑन है वो कॉन्शियस है, नहीं है तो आप कर रहे हैं उधर, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वीडियो ऑन है तो आप कॉन्शियस हैं। तो इसलिए वो चीज आपके पढ़ाई को और बढ़ा देता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ता है। तो देखना और सुनना अगर एक साथ में हो तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ए को बेस्ट मानेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत सरल और प्रभावी बना देता है, इफेक्टिव कर रहा है। पढ़ाई तो ऐसे भी होती थी, खाली किताब से भी होती थी, लेकिन अब और इफेक्टिव हो गया। आप एक प्राथमिक विद्यालय में भाषा के पद पर कार्यरत हैं, भाषा शिक्षक के पद पर, तो विद्यार्थी की अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपाय आपको नहीं करना चाहिए? साहचर्य स्थापित करना इंफॉर्मेशन के साथ, बिल्कुल। सर्वोत्तम व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, बिल्कुल अच्छी बात है। किसी विषय पर विचार को दोहराना, बिल्कुल। दबाव से किसी बात के विचार के लिए राजी करना, जीवन के किसी भी पल में ये चीज अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव है। बाकी तीनों सकारात्मक है। तो सर्वोत्तम, इस पे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। कोई भी अच्छे व्यक्ति से समर्थन लेना ये अच्छी बात होती है, लेकिन दबाव देके कोई चीज पर करना वो काम अच्छा नहीं होता है। अगला देखिए, निहारिका प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षक के पद पर कार्यरत है। निहारिका की कक्षा में अध्यापन करवाते समय एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है। इस स्थिति में निहारिका को क्या करना चाहिए? ऐसे में मैं बदनाम हो जाऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। कक्षा के समाप्त होने पर निहारिका को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। मेरे से भी कई बार बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स पूछते हैं। कक्षा के समाप्त होने के बाद निहारिका को उसके प्रश्न को उत्तर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। विद्यार्थी को विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, ये नहीं करना चाहिए, है ना। ये भी मैं भी 100% गलत नहीं हूँ। विषय से जो जुड़ा हुआ नहीं है उस तरह की बात नहीं करेंगे। विद्यार्थी से कहना चाहिए कि आप सिर्फ विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछ सकते हैं, ये बात भी नहीं कहना चाहिए। ये भी प्रोत्साहित नहीं करें कि तुम इधर उधर की बात करो, और ये भी स्ट्रिक्ट ना करें कि तुम सिर्फ विषय से पूछो, जो मैं बेसिकली करता हूँ, लेकिन गलत करता हूँ। क्यों करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। विद्यार्थी के अभिभावक को उसकी शिकायत करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारा ए इज द बेस्ट आंसर, ठीक है, कि प्रश्न, उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन 3 तरह का है। हम उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि तुम इधर उधर की बात करो, लेकिन अगर उनको हम स्ट्रिक्ट भी ये बात लाइन नहीं बोलेंगे कि कोई कुछ नहीं पूछ सकता है, ये भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर किसी ने पूछा तो पढ़ाई के टाइम तो नहीं, लेकिन लास्ट में उसका उत्तर जरूर दे देंगे। मैं क्यों नहीं देता हूँ या मैं क्यों अवॉइड करता हूँ? देता तो हूँ ही जब भी मौका लगता है, लेकिन अवॉइड करता हूँ। उसका कारण मैं बताता हूँ। मैं इस मामले में थोड़ा अलग हूँ। बाकी टीचर इसको लेके बहुत दावा ठोकते कि तुम 50 बार पूछोगे 50 बार बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, है ना। इसलिए मेरी और ललित सर की लड़ाई रहती है इस मामले में। वो एक चीज को 10 बार पूछेंगे, 10 बार बताएंगे, मैं नहीं बताता। कारण क्या है कि मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको बता दूं। खैर उनका गणित सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें होती भी है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे कि अभी आप कोई 5 क्लास के स्टूडेंट है नहीं, 4th क्लास के स्टूडेंट है नहीं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट है। आप अगर कुछ नहीं कर पाए हैं तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि आपने कंसंट्रेशन नहीं दिया है, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार और पढ़ेंगे या ध्यान से करेंगे तो आपका हो जाएगा। और वैसे में एक और चीज होगी कि आपका खुद से दोबारा पढ़ेंगे, खुद से एक्सपीरियंस लेंगे, तो आपका वो जो नॉलेज होगा ना,
वो दोबारा एकदम से मैं बता दूंगा, उसमें नहीं होगा। लेकिन अब फिर भी नहीं होता है तो आप जरूर आइए, डाउट क्लियरिंग सेशन मैंने आज भी लगाई थी, आपका स्वागत है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार जब कोई चीज बता दिया है तो आपको, और आपको क्या है कि अभी 20 लाख बच्चे कैसे कंपटीशन है, तो आपका स्मार्टनेस मैं चाह रहा हूं कि अपने इर्द गिर्द इंडिविजुअल क्षमता के साथ बढ़े, ये सब कारण होता है। और इधर उधर की बातों के लिए टाइम इसलिए भी नहीं रहता कि हम बहुत कॉम्पैक्ट सेशन लगाते हैं। 60 मिनट का सेशन है तो उसमें अगर हम 10 मिनट भी किसी चीज में लगा देते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो इस वजह से भी इधर उधर की बात नहीं करते हैं। पहले का जमाना अलग था, अभी के जमाना में आप 24 घंटे किसी से कनेक्ट रह सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप है, ये है, इधर उधर की बातों करने के लिए हजार जगह है। तो इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। जैसे अभी कोई बच्चा पूछेगा कि सर मेरा ये दिक्कत आ रहा है, तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो का टाइम है, 3 मिनट में जूम एंड कर जाएगा। वो आप व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, वो आप टेलीग्राम में पूछ लीजिए, तो इसलिए वो है। लेकिन छोटे बच्चों की बात करें, क्योंकि छोटे बच्चे का एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उस समय गुण को सीख रहे होते हैं। आपको मैं बोल दिया, आप समझ गए, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके विद्यालय की तीसरी कक्षा की एक छात्रा कक्षा में भाग लेने से संकोच करती है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा बच्चा होगा जो संकोच करेगा, तो छात्रा से केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब उनके उत्तर देने के लिए वो उत्साहित हो। उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, नजरअंदाज करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। उससे केवल वही प्रश्न पूछेंगे जो वो उत्तर दे सके, और दंड देकर समझाएंगे। दंड भी नहीं हुआ, सी नहीं होगा, ए होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये चीज में से मुझे कैसे पता चलेगा? तो जब आप उत्साहित होंगे, तो आपको आता हो नहीं आता हो, आप देने को इच्छुक है, तो मैं उसका ज्यादा सम्मान करूंगा। आपको, मुझे पहली बात तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप इच्छुक नहीं है, तो है नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो सबसे बढ़िया यही है कि आप जब उत्साहित हो तभी हम आपको मौका दें। जैसे अभी हम क्या बोलते हैं, कौन बोलना चाहता है ना? लेकिन मैं पुश करना चाहता हूँ, आप लोग छोटे बच्चे नहीं है, मैं पुश करना चाहता हूँ कि सब लोग बोलें, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं को मौका देता हूँ जो बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षक के पद पर कार्यरत है। कुछ विद्यार्थी श्रम मात्र भर भी नहीं कर पाते हैं, मतलब थोड़ा भी मेहनत नहीं कर पाते हैं, है ना? श्रम की पूर्ति के विकास के लिए क्या करेंगे? उन्हें समय समय पर श्रम करने का अवसर प्रदान करेंगे ताकि वो महत्व को समझ सके। हाँ, कुछ करने के बाद ज्यादा समझ में आता, अधिक से अधिक श्रम कराएंगे, जबरदस्ती करो नहीं। भाषण देंगे, देखो श्रम करना बहुत जरूरी है भाइयों बहनों, कोई फायदा नहीं। उपरोक्त सभी नहीं। सबसे मेन क्या है, और सबसे उपरोक्त सभी कभी नहीं होगा, ये सबके भ्रम में मत आइएगा। सिंपल सी बात है कि हम उनको मौका देंगे। बच्चे अपॉर्चुनिटी के भूखे होते हैं, अपॉर्चुनिटी दीजिए, देखिए बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं। अननेसेसरी बच्चे को जज मत करिए, वो सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेखन कौशल की विधि मानी जाती है। देखिए, लेखन कौशल की विधि कौन सी है? तो लेखन कौशल की जब भी हम बात करते हैं, मॉन्टेसरी है, विश्लेषण है और अनुकरण है, ये सभी लेखन कौशल की विधि में आते हैं। क्योंकि देखिएगा कि एक टीचर जो है बच्चे को पढ़ाते वक्त ज्ञान प्रदान करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो यूज करेगा, और ये सब तरीका है विश्लेषण करने का या अनुकरण करने का या मॉन्टेसरी पद्धति का। ये सारा पद्धति से आप पढ़ेंगे तो उसके लिए आप कुछ न कुछ तो काम करेंगे, और करने में पठन, लेखन, LSRW चारों आता है। जिंदगी में आपको कोई भी चीज सीखना है तो LSRW चारों आएगा। कोई भी